नरेंद्र लखनऊ के रहने वाले हैं। हमारी हाल फिलहाल में उनसे बात हुई। 2 महीने पहले उनके 65 साल के पिताजी को सीने में तेज दर्द उठा था। सीने में भयानक भारीपन महसूस हुआ। सबको लगा कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ा है, तो पूरा परिवार पिताजी को लेकर अस्पताल भागा। वहां पहुंचकर जांच हुई, तब पता चला कि चलो हार्ट अटैक तो नहीं पड़ा था, उन्हें एंजाइना पेन उठा था। अब इसका क्या मतलब है? हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होती है वो 3 नसों के द्वारा होती है। अगर इन 3 नसों में से किसी एक में भी ब्लॉकेज होता है तो हार्ट को मिलने वाली ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। हार्ट की नसें कमजोर हो जाती हैं और मांसपेशियां मरने लगती हैं, और इसकी वजह से उठता है दर्द। एंजाइना की समस्या हमारे देश में बहुत आम है। इस पर हम सेहत के एक एपिसोड में पहले भी बात कर चुके हैं। आप चाहें तो ज्यादा जानकारी के लिए वो एपिसोड देख सकते हैं। फिलहाल नरेंद्र के पिताजी एंजाइना से जूझ रहे थे। डॉक्टर्स ने उनके परिवार वालों को इलाज के तौर पर एंजियोप्लास्टी करवाने की सलाह दी। कुछ समय बाद उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई। अच्छी बात यह है कि अब नरेंद्र के पिताजी एकदम ठीक हैं। नरेंद्र चाहते हैं कि हम अपने शो पर एंजियोप्लास्टी के बारे में बात करें। दिल की बीमारियों से जूझ रहे कई पेशेंट्स के लिए एंजियोप्लास्टी बेहद जरूरी हो जाती है। ये एक वरदान होता है। ऐसे में इसके बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंजियोप्लास्टी आखिर होती क्या है। एंजियोप्लास्टी यानी एंजियो धमनी, प्लास्टी मतलब उसको ठीक करना। एंजियोप्लास्टी एक बहुत ही सिंपल सरल तकनीक है जिसके द्वारा हम बिना ऑपरेशन के जो भी हमारे हृदय की धमनियां हैं उनको खोल सकते हैं और उनको खुला रख सकते हैं। तो ये हृदय है। हृदय के ऊपरी सतह पे 3 धमनियां हृदय की मांसपेशियों को खून देती है। एलएडी जो कि मेन धमनी है जो 70% हार्ट की मांसपेशी को अकेले खून देती है। राइट कॉरोनरी आर्टरी जो कि 20 से 25%, और हृदय के पीछे सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो कि करीब 10% खून देती है हृदय को। ये धमनियां अगर ब्लॉक हो जाती हैं तो पेशेंट को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हृदय आघात या हार्ट अटैक, या चलने पर छाती में भारीपन आना, सांस फूलना। और अगर हम इन धमनियों को नहीं खोलते तो वो आगे चलकर हृदय को वीक कर सकती हैं, कमजोर कर सकती हैं और हार्ट की पंपिंग धीरे धीरे कम हो सकती है। अगर अचानक आघात होगा, हृदय आघात होगा, तो हार्ट की पंपिंग काफी कम आ सकती है। इन धमनियों को खोलने के हमारे पास कई तरीके हैं। उनमें से एक है बाईपास सर्जरी, जिसमें हम ओपन हार्ट सर्जरी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पूरा चीरा देते हैं और हृदय को के ऊपर हम ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो बीटिंग हार्ट सर्जरी हो, चाहे हार्ट को रोककर। और दूसरी बिना ऑपरेशन की टेक्निक का नाम है एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। एंजियोप्लास्टी में हम एक छोटा सा प्लास्टिक का कैथेटर या तो हाथ से या जांघ में फेमोरल आर्टरी के द्वारा या रेडियल आर्टरी यहाँ पे होती है, उसके द्वारा हम एक प्लास्टिक का कैथेटर डालते हैं और उससे वायर और एक पाइप ले जाते हैं हृदय की धमनियों तक। फिर उसके द्वारा हम पहले इनिशियली चेक एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ है, और उसके बाद जो हमारी वायर है या जो पाइप है उसको हम उस ब्लॉकेज के थ्रू लेके जाते हैं और वहां पे बलून को फुला देते हैं। वो बलून फूलने के बाद जो प्लाक है, जो हमारी धमनी के अंदर जो प्लाक जमा है या जो रुकावट है वो खुल जाती है। वो प्लाक को क्रश कर देता है वो बलून, और उस बलून को हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद एक और बलून घुसाते हैं उसी धमनी के अंदर जो कि अभी खुल चुकी है, और उस बलून के ऊपर एक स्टेंट लिपटा होता है। स्टेंट जो है एक स्प्रिंग टाइप मेटल की स्कैफोल्डिंग है जो कि बैलून के ऊपर या उस गुब्बारे के ऊपर लिपटी होती है, और उसके ऊपर एक दवाई भी लिपटी होती है जिससे कि ये धमनियां दोबारा बंद ना हो। और इस स्टेंट को ले जाकर फिर हम फुला देते हैं, और वो स्टेंट वहां पे एक स्कैफोल्डिंग का काम करता है जिससे कि वो धमनी वापस बंद ना हो जाए। तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम है एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। एंजियोप्लास्टी मतलब बैलून, और स्टेंटिंग मतलब बैलून के बाद जो हम वो मेटल की जो स्प्रिंग टाइप स्कैफोल्डिंग लगा रहे हैं उसको हम स्टेंट बोलते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम है एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग। एंजियोप्लास्टी काफी और स्टेंटिंग जो है काफी
सेफ है, उसके खतरा ज़्यादा से ज़्यादा 1% से भी कम है और ये बहुत महंगा इलाज भी नहीं है। अगर हम एवरेज देखें तो करीब करीब 1.5 से 2.5 लाख के बीच में ये एंजियोप्लास्टी हो जाती है। कभी कभी एक स्टेंट भी डल सकता है, कभी 2, कभी 3 और 3 से ज्यादा स्टेंट भी डल सकते हैं। और क्योंकि आजकल सरकार ने स्टेंट्स की जो के ऊपर कैपिंग किया हुआ है उसकी कॉस्ट के ऊपर, तो ये प्रक्रिया बहुत महंगी नहीं पड़ती। एंजियोप्लास्टी हम उन लोगों के लिए रेकमेंड करते हैं जिन लोगों को या तो एंजाइना हो, एंजाइना मतलब हृदय का रोग जिसमें चलने पर या सीढ़ी चढ़ने पर या कोई भी एक्सर्शन करने पर छाती में दबाव उठे या भारीपन आए, इसको बोलते हैं एंजाइना। ऐसे पेशेंट्स में हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, या जिनको अभी हृदय आघात पड़ रहा हो, ऑनगोइंग चेस्ट पेन हो, जिसको हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, ऐसे पेशेंट्स में हम तुरंत एंजियोग्राफी करके स्टेंट डालने के लिए पेशेंट को समझाते हैं, जिससे कि उसकी मांसपेशी बचाई जा सके। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। इसके अलावा कभी कभी अगर हम पेशेंट का पहले बाईपास हुआ हो या कोई और उसका प्रोसीजर हुआ, उसके बाद भी हम उन्हीं ग्राफ्ट्स में जो लगे हैं और अगर ग्राफ्ट्स बंद हो रहे हो तो उसमें भी हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। बहुत हेविली कैल्सिफाइड वेसल्स जहाँ कैल्शियम जमा हो बहुत ज्यादा, तो आजकल हमारे पास टेक्निक्स हैं जिसमें हम बर का इस्तेमाल या एक रोटेटिंग डिवाइस होती है जिसको हम बर बोलते हैं, उसको डाल के खोल सकते हैं। या कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनमें हम बाईपास नहीं कर सकते या बहुत हाई रिस्क हैं, उनमें एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग की प्रक्रिया की जा सकती है। एंजियोप्लास्टी जो है आजकल काफी सारे सेंटर्स में सिर्फ हाथ से रेडियल आर्टरी द्वारा हो जाती है, जिसमें पेशेंट को बहुत कोई तकलीफ भी नहीं होती, कोई दर्द भी नहीं होता है, या वो जांघ से भी की जा सकती है और उसमें भी बहुत जल्दी पेशेंट की रिकवरी हो जाती है। पेशेंट तुरंत कुछ घंटों बाद चलने फिरने लग सकता है, बाथरूम जा सकता है, और नॉर्मली आजकल तो हम अगले दिन ही छुट्टी कर देते हैं पेशेंट की, और नहीं ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के बाद छुट्टी हो जाती है। एंजियोप्लास्टी के बाद कुछ बहुत ज्यादा हमें एहतियात रखने की आवश्यकता नहीं है। जनरल एहतियात जो है कि आप दवाइयां समय पे खाएं, जो ब्लड थिनर्स आपको दिए गए हैं वो आप जरूर समय पे खाएं, जिससे कि आपका स्टेंट बंद ना हो। शुरू में अगर आपको हृदयाघात पड़ा है तो हम आपको चाहेंगे कि आप ज्यादा ना चलें, लेकिन अगर ये इलेक्टिव प्रोसीजर है तो आप तुरंत 2 या 3-4 दिन के बाद आप अपनी मॉर्निंग वॉक्स पे जा सकते हैं, 3-4 किलोमीटर घूम सकते हैं। खाने पीने में आप ज्यादा से ज्यादा जो घी तेल है उसका इस्तेमाल कम करना है, शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम रखना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाने हैं। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग में कोई खास एहतियात रखने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में पिछले कुछ समय से युवाओं में दिल की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। कम उम्र में हार्ट अटैक बढ़ रहा है। इसकी वजह है दिल में ब्लॉकेज। ऐसे में लक्षण महसूस होने पर, यानी सीने में दर्द महसूस होने पर या सीने में भारीपन महसूस होने पर आपको तुरंत किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है आपको एंजियोग्राफी की जरूरत हो और एंजियोग्राफी आपकी जान बचा सकती है। ये एक बहुत ही आम और एक बहुत ही अहम प्रोसीजर बनता जा रहा है, जिसकी जानकारी लोगों को होना जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, अगर चेहरा वैक्स करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखिए। चेहरे से अनचाहे बालों को हटाने के लिए कई ऑप्शंस उपलब्ध हैं, जैसे कि थ्रेडिंग, शेविंग, वैक्सिंग। आजकल फेस वैक्सिंग काफी चलन में है। मेरे एक दोस्त ने भी कुछ समय पहले फेस वैक्स करवाया था, पर उसको लेने के देने पड़ गए। एक तो चेहरा वैक्स से जल गया, दूसरा पूरे चेहरे पर लाल चकत्ते पड़ गए। अगर आप अपना चेहरा वैक्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखिए। फेस वैक्सिंग सबके लिए नहीं है। अगर आपको कोई स्किन इन्फेक्शन है या दाने आते हैं तो चेहरे को वैक्स मत करिए। अगर आपके चेहरे पर बाल बहुत ज्यादा हैं और ये जेनेटिक है या किसी हार्मोनल उथल पुथल की वजह से है तो आपको लेजर करवाना चाहिए, वैक्सिंग नहीं। अगर आपकी ठुड्डी या फिर गालों पर कड़े काले बाल निकल रहे हैं तो फौरन डॉक्टर को दिखाइए। वैक्सिंग एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है,
पर हाँ, अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ नहीं है तो वैक्सिंग करवा सकते हैं। कभी भी वैक्सिंग करवाने में जल्दी मत करिए। अपने बालों को पूरी तरह उगने दीजिए, फिर वैक्स करवाइए। ये आपकी स्किन को टर्न अराउंड पीरियड देता है। कहने का मतलब है कि आपके चेहरे की स्किन नाजुक होती है, वैक्सिंग के बाद वो और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। उसे दोबारा नॉर्मल होने में समय लगता है। वैसे भी आपको साल में 6 बार से ज्यादा चेहरे को वैक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेहरे को जल्दी जल्दी वैक्स करेंगे तो आपको फॉलिक्यूलाइटिस होने का खतरा होता है। अब ये फॉलिक्यूलाइटिस क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो बैक्टीरिया आपके बालों की जड़ों तक जा सकते हैं। इससे इन्फेक्शन होता है। अगर आप अपना चेहरा पहली बार वैक्स करवाने जा रहे हैं तो पहले किसी स्किन डॉक्टर से राय जरूर ले लें। पूछ लें कि ये आपको सूट करेगा भी या नहीं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास सी हेल्थ टिप। जानिए अपने शरीर को अंदर से कैसे साफ करें। जब हमारे घर में कूड़ा जमा होता है तो हम क्या करते हैं? घर की सफाई। ठीक वैसे ही सफाई आपके शरीर की भी जरूरी है और इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, सेहत पर भी। अब ये करें कैसे, ये हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट विभूषा ने। आप पालक और गाजर का जूस पी सकते हैं। पालक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम और फोलेट काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर आप अपनी आंतों की सफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पालक के जूस को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। वहीं गाजर का जूस स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होता है। गाजर विटामिन और मिनरल्स का अच्छा सोर्स होता है। इसमें बीटा कैरोटीन, बायोटिन, विटामिन के और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह से पिएं तो इससे आपकी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। पर हाँ, अच्छी गाजर आपको ठंड के मौसम में ही ज्यादातर मिलती है, तो आप ठंड आने का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो गाजर आप ले रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो फ्रेश हो। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।